जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मुगल में उनके प्रशासन, जो लिटरेचर था, जो साहित्य और साथ में कला एवं वास्तुकला, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। कम से कम मुगल वाले जो चैप्टर हैं, आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा आप तैयार कर लेते हैं तो अलग चीज़ है, अच्छी भी चीज़ है वो, लेकिन कम से कम इतना आपका रेडी होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग प्रशासन देखें तो केंद्रीय स्तर पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मान लीजिए कि अगर हम केंद्रीय स्तर पर देखते हैं, ये ग्रामीण स्तर पर हो गया, ये प्रांत स्तर पर हो गया, और केंद्रीय स्तर पे हम लोग देखते हैं तो सबसे ऊपर बैठे होते हैं एम्परर, यानी कि सम्राट, जो भी उनके राजा हैं। तो सबसे ऊपर मुगल बादशाह जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद जो राजस्व का काम देखने वाले हेड होते थे, राजस्व के हेड अधिकारी कहलाते थे दीवान या फिर दीवाने आला। तो दीवान या दीवाने आला राजस्व प्रमुख होते थे। उसके बाद एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता था, यानी कि सैन्य प्रशासन का जो सैन्य मामलों का जो विभाग होता था, उसमें ये देखा जाता था कि कितने घोड़े हमारे पास कम हैं, कितने हथियार चाहिए, कितने पैसे आ रहे हैं हमें इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए। तो जो भी लेखा जोखा सेना से रिलेटेड जो भी चीज़ें थीं, वो सब का सब सैन्य मामलों के जो हेड होते थे, जो उनके विभाग के हेड होते थे, उनको हम लोग मीर बख्शी कहते थे। क्या बोलते थे? मीर बख्शी। सैन्य प्रशासन के प्रमुख या फिर सैन्य मामलों से जुड़े हुए विभाग के ये प्रमुख होते थे। उसके बाद इनका ये मीर बख्शी का और भी काम क्या होता था? दो तरीके के एजेंसी होती थी। एक तो खुफिया एजेंसी होती थी जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी, और एक सूचना प्रदान करने के लिए एजेंसी होती थी जिसे इंफॉर्मेशन एजेंसी हम लोग बोलते हैं। तो जो बरीद होते थे, बरीद शब्द याद रखिएगा, बरीद वो खुफिया अधिकारी होते थे। तो बरीद लोग जो होते थे, खुफिया अधिकारी, खुफिया जानकारी देते थे, उनको देखने के लिए ये सारा मामला मीर बख्शी के पास जाता था। और दूसरे नंबर पे दूसरे होते थे वाकिया नवीस। वाकिया नवीस मतलब समाचार संवाददाता। कोई भी सूचना केवल मिली है, जरूरी नहीं है कि खुफिया समाचार हो, कोई भी सूचना देनी हो, सम्राट तक, मतलब जो बादशाह है, मुगल बादशाह है, उन तक पहुंचानी हो, या अधिकारियों तक पहुंचानी हो, मंत्रियों तक पहुंचानी हो, तो वो सूचना जो है, वाकिया नवीस जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर होते थे, उन्हीं से ये न्यूज़ मिलता था। तो अब बरीद क्या हो गए? हमेशा बरीद शब्द देखते ही आपको इंटेलिजेंस अधिकारी यानी कि खुफिया अधिकारी दिमाग में आना चाहिए, और वाकिया नवीस जब भी आप देखेंगे तो न्यूज़ रिपोर्टर यानी कि समाचार संवाददाता आपको याद आना चाहिए। बाकी मीर बख्शी मिलिट्री प्रशासन के हेड हो गए, और दीवान या दीवाने आला, दीवान शब्द हमेशा वैसे भी राजस्व से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये राजस्व विभाग के हेड होते थे। उसके बाद एक होते थे मीर सामान। मीर सामान जो है, अब सामान होता है, उसी से आप सामान जोड़ लीजिए। तो जो भी शाही घराने होते थे, उनके कारखाने होते थे, उनके प्रभारी होते थे, ये कितना सामान पड़ा हुआ है, कितनी क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ देखते थे। उसके बाद एक होते थे सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर क्या होते थे? जो भी दान दक्षिणा दिया जाता था, राजाओं के द्वारा, मुगल बादशाहों के द्वारा दान दक्षिणा खैरात जो भी बांटी जाती थी, उसका हिसाब किताब ये सदर उस सुदूर रखते थे अपने पास में। उसके बाद मुहतासिब हैं। मुहतासिब क्या करते थे? मुहतासिब ये देखते थे कि कोई भी समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, जिनका पालन करने को कहा जा रहा है, वो लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं, उसका, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए समाज में, कि लोग नैतिकता और आध्यात्मिकता जो है, उन आध्यात्मिक चीज़ें, उनके मूल्यों का पालन करें, तो मुहतासिब लोगों को रखा जाता था काम पे। तो अब ये आप लोग इसको पीडीएफ को देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रांत पर आते हैं। देखिए, जब प्रांतीय प्रशासन आप देखेंगे तो जो प्रांत होता था, जैसे आज का जो राज्य है, उस समय वो प्रांत होता था, उसे कहते थे सूबा। और जो सूबा का हेड होता था, गवर्नर समझ लीजिए या फिर सूबेदार। उसके बाद आता था जिला। तो राज्य के बाद जिला इकाई है प्रशासन की, तो जिला को ये लोग कहते थे सरकार। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम को आज भी बहुत सारे जगह पे सरकार बोलते थे कि हाँ सरकार है, ये दिक्कत है हमारी, ये बात है। तो वैसे समझ लीजिए कि जिला अधिकारी जो होते थे, जिला स्तर के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे, उन्हें सरकार कहा जाता था। अब इसमें जो है, उनके साथ दो लोग आते थे। एक तो फौजदार होते थे। फौजदार का काम होता था जिला में लॉ एंड ऑर्डर का काम संभालना, क्या कानून व्यवस्था है, चीज़ें ठीक है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए फौजदार हैं। और अमल गुजार जो हैं, वो भूमि राजस्व कर, भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, इकट्ठा करने का जो जिम्मेदारी था, वो अमल गुजार पे होता था। अमल गुजार बोल लीजिए या फिर अमील बोल लीजिए,
दोनों एक ही हुआ करते थे। तो जिला इकाई पे ये दो लोग काम करते थे, फौजदार कानून व्यवस्था संभालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, और अमल गुजार जो थे वो भू राजस्व का इकट्ठा करना, उसको देखना उनका काम होता था। उसके बाद जिला के नीचे जब आप आएंगे, जिसे आज हम लोग तहसील वगैरह समझते हैं, तो गांव से ऊपर के स्तर पे लेकिन जिला से नीचे के स्तर पे आप देखेंगे तो परगना होता है। परगना आज भी शब्द ये प्रयोग में आता है। तो परगना का जो हेड होते थे, जो कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते थे, उन्हें हम लोग शिकदार बोलते थे। तो शिकदार जो शब्द है ये परगना स्तर पे अधिकारियों के लिए प्रयोग में आता था। उसके बाद आप आएंगे क्या, जिले के नीचे आ गए आप सब डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि एक इकाई पे आ गए जो कि जिला और गांव के बीच का है, और लास्ट में आप आ गए गांव पे। तो गांव के जो हेड होते थे, विलेज हेडमैन, जिनको आप मुखिया के तौर पे समझ सकते हैं, वो होते थे मुकद्दम। तो मुकद्दम शब्द जो है वो विलेज हेडमैन के लिए प्रयोग में आता है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सूबा जो है वो प्रांत स्तर पे आप शब्द यूज़ करते हैं सूबा का। राजस्व विभाग का जो प्रमुख होते थे वो दीवान कहलाते थे। और कई बार अब देखिए, इनके पास चूंकि राजस्व का अधिकार है, राजस्व इकट्ठा रखे हुए हैं अपने पास में, तो किसान लोगों को जो समय से पहले ज़रूरत के हिसाब से पहले ही जो ऋण दे दिया जाता था उसे तकावी कहा जाता है। तो तकावी शब्द कहीं भी आए तो समझ जाइएगा कि किसानों को जो ऋण दिया जाता है, अग्रिम ऋण दिया जाता है, एडवांस लोन दिया जाता है, उसे हम तकावी कहते हैं। उसके बाद जिला के स्तर पे हम क्या बोलते थे, सरकार। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो फौजदार हैं वो कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, और अमल गुजार या आमिल जो होते थे वो राजस्व संग्रहकर्ता या फिर रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे वो काम करते थे। उसके बाद परगना आया। तो परगना के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जो कार्यकारी अधिकारी थे, तो वो शिकदार कहलाते थे, जो राजस्व संग्रह में आमिल की सहायता किया करते थे। तो आमिल अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये सरकार यानी कि जिला स्तर पे राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, तो इनकी मदद के लिए उनके नीचे परगना के स्तर पे, मतलब कई परगना को मिला के एक जिला बनता था, सरकार बनता था, तो उसमें जो आमिल लोगों की मदद करने के लिए शिकदार भी हुआ करते थे। गांव के जो हेड हैं, विलेज हेडमैन, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राम प्रधान, आज का समझ लीजिए, तो वो मुकद्दम हुआ करते थे। अब देखिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन भारत में ग्राम प्रधानों के लिए दो शब्द का प्रयोग किया गया था, एक तो महतारा और दूसरा पट्टकिला। तो कभी भी आपको ये दो पदनाम देखने को मिले, महतारा और पट्टकिला, तो समझ जाइएगा कि मध्यकाल भारत में ग्राम प्रधानों के लिए ये दो शब्द प्रयोग में आते थे। उसके बाद हम अब देखते हैं किताबों को। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि इनके टाइम पे लिखी गई हैं, इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा बोल लीजिए, ये बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि उन्होंने खुद से अपने जीवन के बारे में लिखी है, जीवनी, और तुर्की भाषा में लिखी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है आपके सामने हुमायूं नामा। हुमायूं नामा हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा था, जीवनी। उसके बाद एक किताब आती है तुजुके जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद से अपने बारे में लिखा था। उसके बाद है अकबरनामा, दो किताबें, अकबरनामा है और एक आईने अकबरी है। जो अकबरनामा है वो अकबर के जीवनी के बारे में काफ़ी कुछ हमें पढ़ के पता चलता है, और जो आईने अकबरी है वो अकबर के समय में, मुगल बादशाह अकबर के समय में कैसा प्रशासन हुआ करता था, इसकी जानकारी हमें आईने अकबरी के माध्यम से पता चलती है। तो ये दोनों ही किताबें किसने लिखी है, अबुल फजल इब्ने मुबारक ने लिखी है, इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद दो पुस्तक और है, एक तो एक किताब है पादशाहनामा या फिर बादशाहनामा, ये शाहजहां के ऊपर लिखी गई थी अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, और एक है शाहजहांनामा जो कि इनायत खान ने लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट किताबें, कम से कम इतना भी आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर कला एवं वास्तु कला के बारे में। इसमें हमें ये जानना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इतना इतना फैक्ट देखते जाइए कि किसने क्या क्या बनवाया हुआ है, फिगर के साथ में एक बार आप देख लेंगे तो इमेज को देख के आपको याद रह जाएगा। बात करें अगर हम लोग हुमायूं की, तो उन्होंने एक नया शहर बनाया, दीनपना। ये देखिए दीनपना का ये दरवाज़ा है, दीनपना शहर है। साथ ही साथ उन्होंने जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद बनवाया था दिल्ली में। तो ये जमाली मस्जिद है, बड़ा सा एक भव्य जमाली मस्जिद का निर्माण कराया हुमायूं ने, और साथ ही साथ ये ईसा खान की मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है। तो ये तीनों ही दिल्ली में स्थित था। उसके बाद अकबर के बारे में देखते हैं। तो जो बादशाह अकबर थे उन्होंने क्या क्या बनवाया, आपको पता होगा कि बहादुर शाह जो गुजरात के थे, उनको हराने के बाद इन्होंने सिटी ऑफ विक्ट्री यानी विजय का शहर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। अब इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो बुलंद दरवाज़ा आपको देखने को मिलता है, एक आपको देखने को मिलता है जोधाबाई का महल, जोधाबाई पैलेस, एक पंच महल आपको देखने को मिलता है फतेहपुर सिकरी में, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा देखने को मिलता है। तो ये चारों आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, फतेहपुर सिकरी में। तो ये इमेज से याद रख लीजिएगा। दो और भी इन्होंने निर्माण करवाए थे, एक आगरा का किला, रेड फोर्ट आगरा का,
और दूसरा जो है गोविंद देव का मंदिर उन्होंने बनवाया था वृंदावन में, तो ये भी आप देख सकते हैं इमेज में। अब हम लोग बात करें अगर जहांगीर की, तो देखिए बादशाह जहांगीर ने क्या करवाया था, एक कहलाता है पेट्रा ड्योरा टेक्निक। पेट्रा ड्योरा तकनीक, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मस्जिदों में, बहुत सारे महलों में आपने देखा होगा कि बड़ी सुंदर सी नक्काशी होती है, फूलों की, पत्तियों की, बहुत सुंदर तरीके से दीवारों पे उनके डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसी टेक्निक को पेट्रा ड्योरा टेक्निक कहा जाता था। इस तकनीक में जो भी अर्ध कीमती, जो भी कीमती पत्थर होते थे, बेशकीमती पत्थर होते थे, प्रीशियस स्टोन्स, उनका प्रयोग करके बड़े सुंदर तरीके से फूल और बाकी पत्तियों के डिज़ाइन में उनको ढाला जाता था, बनाया जाता था दीवारों पे, दरवाज़ों पे। तो ये जो तकनीक है, टेक्निक है पेट्रा ड्योरा टेक्निक, ताकि दीवारों की बड़ी अच्छी सुंदर सजावट की जा सके, ये जहांगीर के समय में शुरू की गई थी। तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि पेट्रा ड्यूरा टेक्निक या पेट्रा ड्यूरा तकनीक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, डायग्राम से भी याद आ जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मुगल बादशाह थे जिनके समय में पेट्रा ड्यूरा तकनीक की शुरुआत की गई थी, तो वो जहांगीर थे। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो जहांगीर के ही समय में नूरजहां ने अपने पिता इत्माद उद दौला की एक कब्र बनवाई थी आगरा में ही, ये देख सकते हैं आप, इत्माद उद दौला का टूम्ब या फिर उनका मकबरा है। और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कई सारा है तो आपको याद रखना पड़ेगा, लाहौर का जो मोती मस्जिद है ये आप देख सकते हैं, ये जहांगीर ने बनवाया था, तो ये जहांगीर के समय में बना था। अब हम आते हैं अगले मुगल बादशाह शाहजहां के पास। इन्होंने ताजमहल बनवाया था, उसके बाद शीश महल भी इन्होंने बनवाया था आगरा में, और मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। तो जब बात होगी मोती मस्जिद लाहौर की, तब किस ये जहांगीर ने बनवाया था और उनके बेटे शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था आगरा में। उसके बाद जामा मस्जिद आप देख सकते हैं दिल्ली का, दिल्ली का जामा मस्जिद जो भव्य बड़ा जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया ही था। साथ में आप देख रहे हैं शाहजहानाबाद एक शहर भी उन्होंने बसाया था। अब इसका डायग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि आज का जो पुराना दिल्ली है, जहाँ पर आपको कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और कई सारे और भी फेमस जगह देखने को मिलते हैं, वो एक बहुत बड़े दीवार में आज भी वहाँ पर आपको दीवार देखने को मिलती है। वही पुराना शाहजहानाबाद शहर का हिस्सा था जो आज पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा उस समय का शाहजहानाबाद शहर था। तो कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और दो तीन और बड़े बड़े जगह हैं, वो उसी दीवार में घिरे हुए आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए उसका कोई एक डायग्राम नहीं है जैसे ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, बस याद रखिएगा। उसके बाद हम लास्ट में अगर हम औरंगज़ेब, मुगल बादशाह औरंगज़ेब के पास देखें तो एक तो इनका निर्माण है मोती मस्जिद दिल्ली का, तो 3 मोती मस्जिद हम लोगों ने पढ़ लिया। दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया है? औरंगज़ेब ने। और आगरा का उसके बाद लाहौर में मोती मस्जिद किसने बनवाया? जहांगीर ने। और आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया है? शाहजहां ने। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं आगरा के ताजमहल की ही तरह ये बीबी का मकबरा आपको देखने को मिलता है। ये औरंगज़ेब ने बनवाया था अपनी पहली पत्नी की याद में। अब आप बताइएगा कि बीबी का मकबरा जो औरंगज़ेब ने बनवाया था उनकी पहली पत्नी की याद में, उनका नाम क्या था और ये कौन से ज़िले में स्थित है? महाराष्ट्र में, क्या औरंगाबाद ज़िले में है, कौन से ज़िले में है, ये ज़रूर लिखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो ये क्विक फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने एक साथ देख लिए। पीडीएफ को 2 से 3 बार 4 बार पढ़िएगा आप लोग, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं तो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बाकी जो और मध्यकालीन भारत के फैक्ट हैं सुल्तानों से जुड़े हुए, उनके क्या इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं और उनके क्या लिटरेचर हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो कम से कम इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोगों का यहाँ से कवर हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल देखने का टाइम नहीं है, ये कवर करते हैं, फिर बाकी हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमें करना है, काफ़ी एमसीक्यूज़ करना है, तो वो भी आप लोगों के लिए जल्द उपलब्ध होगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन भी करते रहिए। बाकी जो भी आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, इसको भी ज़रूर पढ़ते रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।